Very good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to E-Takshila classes. So, I am Kabir Srivastav, who is going to present you previous year questions based on science. So, in the previous video, we have discussed CAPF 2017 questions, right? So, in this video, we are going to cover up CAPF 2016 questions based on science. So, उस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि CAPF का एग्जाम पैटर्न क्या है, CAPF पहली बात एग्जाम किस चीज़ का है, फिर उसका पैटर्न डिस्कस किया था. सो इफ़ यू वांट टू नो देन प्लीज़ फर्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें. एंड सेकेंडली आपको बताया था कि क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, राइट अप्रोच होनी चाहिए CAPF के लिए. ओके, वो काफ़ी ज़रूरी है. सो कि जैसे कि मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है. जैसे क्रिकेट में पिच को एनालाइज किया जाता है, फिर उसके बाद पिच को एनालाइज करने के बाद उसके हिसाब से प्रैक्टिस होती है, फिर परफॉर्मेंस होती है. तो वैसे ही आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज लाइक योर पिच. सो आपको पिच को एनालाइज करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना है, पैटर्न को एनालाइज करना है, देन यू हैव टू प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली. मीन्स आपको सिलेबस कैसे आपको कवर करना है, क्या क्या कंटेंट कवर करना है फॉर योर एग्जामिनेशन, देन यू हैव टू परफॉर्म इन द एग्जामिनेशन. तो ये चीज़ें थी. सो CAPF में आपको जैसे मैंने पैटर्न में बताया था, तो साइंस के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं वहाँ पे. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. 125 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, और 15 से 20 क्वेश्चन साइंस के होते ही होते हैं वहाँ पे. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन चीज़ों पे फोकस रखें, साइंस पे स्पेशली. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स प्रोसीड फॉर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन. Which one of the following artificial sweetener is modified sugar? So अभी ना बैक टू बैक दो क्वेश्चंस होंगे जो कि पॉलीमर्स और बायोमोलिक्यूल्स पे होंगे. ये दोनों जो टॉपिक्स है ना आपके, इनमें काफ़ी ज़्यादा क्रैमिंग है. मीन्स आपको रटना बहुत ज़्यादा पड़ेगा. ठीक है, पॉलीमर हो गया, इन जितने भी पॉलीमर्स हो उन सबके यूज़ पढ़ने पड़ेंगे, जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हो उन सबके यूज़ पढ़ने पड़ेंगे कि कहाँ कहाँ पे इंडस्ट्रियल यूज़ क्या है, डोमेस्टिक यूज़ क्या है. तो आप कोई भी बुक उठा लो या फिर एनसीईआरटी उठा लो, उसमें आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी. इन चैप्टर्स को करने का तरीका क्या है, पॉलीमर्स और बायोमोलिक्यूल्स को. इसमें पहले उस कंपाउंड को देखो जो कि है आपके सामने, ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर उसके बाद उसका यूजेस देखो. दैट इज ऑल यू हैव टू कवर इन दिस 2 चैप्टर्स. अदरवाइज आप उसकी डिटेलिंग में घुस जाओगे तो आप परेशान हो जाओगे. दैट इज नॉट योर टास्क. योर टास्क इज टू कवर दीज 2 थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल द कंपाउंड, एंड द सेकंड थिंग इट्स यूजेस, बी इट डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज. ओके, सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सुक्रालोज. सुक्रालोज इसका सही आंसर है. एनसीईआरटी बेस्ड है. एंड अगेन ये कोई भी आप साइंस की बुक रेफर करेंगे जीके के लिए तो उसमें आपको दिखेगा जरूर. So sucralose is the correct answer. Sucralose is a modified sugar compound that is about 600 times as sweet as sugar. It is produced from sucrose when 3 fluorine atoms replace 3 hydroxyl groups. This modified molecule can be used in beverages, frozen desserts, and gum. Okay. So next question की तरफ बढ़ते हैं. Which one of the following polymers is made of protein? So first question था biomolecules chapter पे, second question है आपका polymers के chapter पे. इसका करेक्ट आंसर होगा वूल. ठीक है, तो वूल जो होता है आपका प्रोटीन से बनता है. वुड इज अ पॉलीमर विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन. वुड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम शीप. रबर, कॉटन, जूट डू नॉट मेक अप प्रोटीन. ओके, सो ये इसका क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था. आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर कॉज्ड बाय द कंजम्पशन ऑफ वाटर कंटामिनेटेड बाय मरकरी एंड नाइट्रेट. अब देखो, मरकरी से तो मीनामाटा होता है क्योंकि मीनामाटा कन्वेंशन हमने पढ़ा था. ठीक है, तो मिनामाटा कन्वेंशन, आपको मिनामाटा डिजीज ए और सी ऑप्शन में दिखेगी. अब रह गए ये 2 ऑप्शन, ये स्टीपोरोसिस और ब्लू बेबी सिंड्रोम. इसमें सबसे ज्यादा मतलब जो नाइट्रेट से होता है ना, जब नाइट्रोजन आपको पॉइजन करता है या कंटामिनेट करता है तो आपको ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है. ठीक है, आपने सुना होगा कि यूपी के केस में और या फिर बिहार के केस में ये, और इवन कि जापान में ये डिजीज काफी ज्यादा है. ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो गया. तो ये अगेन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है. तो मीनामाटा मरकरी से तो मीनामाटा सबको क्लियर हो जाना चाहिए, और नाइट्रेट से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. लीकेज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैड कॉज्ड भोपाल गैस ट्रेजेडी इन 1984. वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. आपके सामने ऑप्शंस रखे हैं. इसका करेक्ट आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट. ये सीडीएस में बिल्कुल सेम क्वेश्चन सीडीएस में पूछा गया था. ठीक है, 2018 1 या 2 में ये क्वेश्चन सेम पूछा गया था.
कि 1984 में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी थी उसमें कौन सी गैस थी, तो दैट वाज मिथाइल आइसोसाइनेट। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज प्रेजेंट इन द ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीव्स। सो इसमें ना आप ये डायग्राम, पहली बात तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैग्नीशियम। ठीक है, अगेन ये क्वेश्चन ना सीडीएस में पूछा गया था, मतलब 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ग्रीन पिगमेंट होता है लीव्स में, वो उसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, तो वो मैग्नीशियम होता है। अब ये आपको दिख रहा है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बॉन्ड्स, और सेंटर में आपको मैग्नीशियम दिख रहा है। अब उसने तभी आपको ऑप्शन नहीं दिया कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन और आपका ये कार्बन, इसलिए नहीं दिया, या इवन कि नाइट्रोजन इसलिए नहीं दिया। पहली बात तो ये एक तरह से ऑर्गेनिक है, और सेकेंडली वरना आपस में ऑप्शंस क्लैश क्लैश कर जाते हैं। उस क्लैश को अवॉइड करने के लिए इसने बाकी सारे मेटल्स को इन्वॉल्व किया है। ये आपसे पेपर में पूछ सकता है कि विच मेटल इज प्रेजेंट इन द ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीव्स, दैट इज मैग्नीशियम। ठीक है, तो मैग्नीशियम ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का, तो उसमें क्लियरली मेंशन है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो पहली बात तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज नहीं होते, ये दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स आर नॉट यूज्ड, अगेन करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, फिर सी ऑप्शन, इट यूजेस मिनिमल क्रॉप रोटेशन, ये गलत है। देन इट यूजेस इकोलॉजिकली प्रोटेक्टिव प्रैक्टिसेस, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग का बेसिस ही क्या है कि आपको सस्टेनेबल इन्वायरमेंट प्लस एक अच्छा विदाउट जीरो एडल्ट्रेशन फूड मिले, एक हेल्दी फूड मिले, जिस जो कि प्रोड्यूस हुआ एकदम सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के अंडर, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा सी, क्योंकि सी स्टेटमेंट इन इटसेल्फ इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, in organic farming we use genetically modified seeds, and in that no insecticide and pesticides are used for farming, and in that method of farming we use crop rotation. Due to crop rotation soil organic matter does degrade as quickly. Okay, डज नॉट आएगा यहाँ पे, वो नहीं करता। ठीक है, सो इसमें बोला है कि मिनिमल क्रॉप रोटेशन, नहीं ये गलत है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टॉलमेंट्स इज यूज्ड फॉर मेजरिंग मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एयर। इसका करेक्ट आंसर होगा हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर इज द करेक्ट आंसर। जब आप ह्यूमिडिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ना केमिस्ट्री में, एनसीईआरटी में, तो उसमें लिखा हुआ है ये चीज़ को, हाइग्रोमीटर को ये मेजर करता है मॉइस्चर को या ह्यूमिडिटी को। करेक्ट, तो ये चीज़ है आपकी। हाइग्रोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द ह्यूमिडिटी, दिस इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो नोन एज साइक्रोमीटर। आगे बढ़ते हैं। ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। अब देखो ब्रॉन्ज पूछा है, अलॉय है, तो मेटल्स वाला चैप्टर हुआ, मेटल्स वाले चैप्टर में ब्रॉन्ज का एग्जांपल दिया हुआ है, तो ब्रॉन्ज बनता है आपका कॉपर प्लस 10 से। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका 10। तो अभी तक आपको वैसे अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होगे तो ये क्वेश्चन काफी डायरेक्ट है। डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि यानी क्वेश्चन सारे एग्जाम्पल बेस्ड हैं। जो आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन है ना वो मोस्टली एग्जाम्पल बेस्ड आते हैं सीडीएस में। जैसे अगर आप ये देखो, ये क्वेश्चन, ये तो बायो का क्वेश्चन हो गया, चलो ये क्वेश्चन अगेन एक इंसिडेंट को रिलेटेड है, ये भी किसी चीज से ही रिलेटेड है, कोई डीप नॉलेज नहीं मांग रहा है, ये एग्जाम्पल बेस्ड है, ये भी एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है। सो आपका फोकस होना चाहिए ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो कि एग्जाम्पल बेस्ड अप्रोच आप हमेशा रखें। अब आगे बढ़ते हैं। लिक्विड वाटर इज डेंसर देन आइस ड्यू टू, अब वाटर में तो साफ साफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसी की वजह से वो डेंस होता है, पोलर मूवमेंट होती है उसमें। ठीक है, तो वही वो चीज़ पूछ रहा है कि डेंसर क्यों है देन आइस। तो आपने पढ़ा है ना, आइस का वॉल्यूम एट 4 डिग्री सेल्सियस इज स्मॉलर देन मींस इज ग्रेटर देन वाटर, तो वो वही कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि वो डेंसर होता है और क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और आइस में ब्रेक कर जाती है। सो आंसर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इन लिक्विड वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट बिकम्स मोर डेंसर देन आइस, सो एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस स्लाइड। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल नेम ऑफ हेवी वाटर। तो D2O, देखो जब O के आगे वन हो ना, अब जैसे D2O लिखा है यानी O के आगे वन है तो ऑक्साइड बोलेंगे, अगर O2 हो जाता तो डाइऑक्साइड बोलते हैं। करेक्ट, तो ये कॉन्सेप्ट होता है।
लेकिन अभी D2O है, हैवी वाटर, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन। तो ड्यूटेरियम, इसे बोलते हैं ड्यूटेरियम, ये आइसोटोप है हाइड्रोजन का, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड इज द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर भी देख सकते हो, हैवी वाटर बोलते हैं इसे। आगे बढ़ते हैं। Who among the following has coined the term quark, the fundamental principles that makes up protons and neutrons in an atomic nucleus? ये आपको ना लूसेंट में जरूर मिल जाएगा, ठीक है। लूसेंट साइंस या लूसेंट की आप जीके भी उठाओगे ना, तो उसमें आपको दिखेगा कि ये जो चीज़ है ना क्वार्क टर्म, ये आपको दी थी मरे गेलमैन ने, ऑप्शन बी। ये थोड़ा जीके बेस्ड क्वेश्चन है, सो यू हैव टू कोप विद इट, मींस दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं। द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज नॉट चेंज्ड व्हेन इट एमिट्स। अब ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक चीज देखना कि जब अल्फा रेडिएशन जाती है ना, तो मास लूज होता है, लेकिन जब बीटा और गामा जाते हैं, बीटा और गामा ना एनर्जी कैरिंग चार्ज होते हैं, तो ये ना कोई प्रोटॉन या न्यूट्रॉन नहीं कैरी करते हैं। तो जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं कैरी करेंगे, तो मास नंबर में कोई फर्क ही नहीं आएगा, क्योंकि वो क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स होता है। यही चीज तो है। वो अल्फा पार्टिकल तो प्रोटॉन होता है उसमें, ठीक है, प्लस चार्ज होता है, तो इसीलिए वो लूज कर जाता है अपना मास। तो मास नंबर चेंज कब नहीं होगा, जब बीटा एंड गामा रेडिएशन निकलेगी। आप ऐसे भी अगर आपको बीटा और गामा पे क्लैरिटी नहीं है, अगर आपको सिर्फ अल्फा पे क्लैरिटी है, तो अल्फा तो 3 ऑप्शन में है, तो ये तो वैसे ही नहीं हो सकता, तो सी ऑप्शन होगा। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। Which one of the following disease is caused by cadmium pollution? So cadmium pollution होता है, cadmium pollution से इटाई इटाई डिजीज होती है, ठीक है, जापानीज नेम है। आप इसमें क्या होता है, आपकी ना जो बोन्स वगैरह वो बेंड कर जाती है, एब्रप्ट वे में बेंड कर जाएगी, कर्व ले लेगी। तो एक आपका फिजिकल वो आपको, आप कह सकते हैं कि पर्सन विद डिसेबिलिटी उसमें आ जाता है। अब दिखाता हूँ मैं आपको एग्जांपल इसका, ये देखिए। So इटाई disease is caused by cadmium exposure या cadmium contamination or pollution produced as result of human activities related to industrialization, ठीक है। और ये जापान में पाया गया था फर्स्ट टाइम, ठीक है। अब आप देख रहे हो इस ह्यूमन को, तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, बेंड दिख रही है, तो इसकी बोन्स वगैरह बेंड हो गई। सिवियर बोन पेन इज एसोसिएटेड विद रीनल ट्यूबुलर डिसफंक्शन, ठीक है। सो दैट इज द केस। तो ये है आपका कैडमियम। तो इसलिए जो हैवी मेटल्स का पोल्यूशन होता है वो बहुत खतरनाक होता है, दैट इज यू नो दैट कैन किल अ पर्सन। सो ये चीज़ होती है मेटल पॉइजनिंग में। अब आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट प्रेजेंस ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स। देखो 3 टाइप्स की होती है रेज, अल्ट्रावायलेट ए, बी एंड सी। तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्या, बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चन है मैं कहूँगा, क्योंकि एग्जाम में ये चीज़ जो है बहुत ही मतलब आउट ऑफ द बॉक्स आके पूछी गई है, क्योंकि आप अभी तक यूवी रेस पढ़ते हो जो कि ओजोन ऑब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। उसी की वजह से ओजोन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, स्ट्रेटोस्फेयर में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अल्ट्रा वायलेट बी रेडिएशन ओनली। आगे बढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ सिंगल स्पीशीज एंड द इन्वायरमेंटल फैक्टर इन इट्स हैबिटेट इज कॉल्ड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑर्टिकोलॉजी। ऑर्टिकोलॉजी में क्या होता है, एक सिंगल स्पीशीज है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, उसके सराउंडिंग्स पे क्या, उस स्पीशीज पे क्या फर्क पड़ेगा, उस हैबिटेट में उस पे क्या फर्क पड़ेगा, उसकी स्टडी को हम ऑर्टिकोलॉजी बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्टिकोलॉजी, द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल, वहाँ पे सिंगल स्पीशीज था, यहाँ पे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, और अ सिंगल स्पीशीज वन और सेम थिंग with the living and non-living factors of its environment. साइनिकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ अ ग्रुप और कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप्स, यानी ग्रुप और कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में बहुत ज्यादा ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व है, एंड देयर रिलेशनशिप्स टू ईच अदर एंड टू देयर कॉमन एनवायरनमेंट। क्लियर? तो ये डिफरेंस है। बेसिकली ये दोनों क्या चीज है, किसके अंडर आती है, ये आती है इकोलॉजी के अंडर, करेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं। फ्री स्विमिंग मैक्रोस्कोपिक एनिमल्स इन एन एक्वेटिक environment are referred to as। ये क्या बोल रहा है कि जो फ्री स्विमिंग मैक्रोस्कोपिक एनिमल्स है, यानी अगर वो डाउन लाइक अपस्ट्रीम में है, तो वो तब भी वो तैर लेंगे आराम से, ठीक है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नेप्टॉन। नेप्टॉन आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट आर एबल टू स्विम एंड मूव इंडिपेंडेंटली ऑफ करेंट्स, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि डाउनस्ट्रीम हो या अपस्ट्रीम हो, ये आराम से तैर लेंगे। नेप्टॉन आर heterotrophic and have a large size range with familiar examples such as fish, squid, octopus, sharks and marine mammals। Clear? जैसे whale है तो that is also necton। Okay, अब आगे बढ़ते हैं। The term biomagnification is referred to as।
देखो दो टर्म्स यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा, एक बायो मैग्निफिकेशन, एक बायो एक्यूमुलेशन। तो बायो मैग्निफिकेशन क्या है कि सपोज आपके सामने ए बी सी डी ये चार जानवर हैं। तो बी ए को खाता है, सी बी को खाता है, डी सी को खाता है। तो सपोज ये पॉल्यूटेड हो गया ना, तो बी भी पॉल्यूट हो जाएगा, सी भी पॉल्यूट हो जाएगा, डी भी पॉल्यूट हो जाएगा। तो दैट इज बायो मैग्निफिकेशन। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? एक्युमुलेशन ऑफ इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट थ्रू फूड चेन, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया। बायो एक्युमुलेशन क्या है कि एक ही मतलब स्पीशी है, ठीक है, और उसने कुछ पॉल्यूटेंट मतलब ईट किया और फिर मतलब कंटेमिनेट हो गया, और उसमें वो जो इंटेंसिटी है वो उस चीज़ की बढ़ती जा रही है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, कंटेनमेंट हुआ 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 इसी शेम फिश में, विद पैसेज ऑफ टाइम कंटामिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया और वो मर गई। जैसे बहुत सारी आप मछलियाँ देखते हो ना, मरी पाई जाती है, वो क्या होता है? वो यही केस होता है, बायो एक्यूमुलेशन होता है। और बायो मैग्निफिकेशन में क्या है? ये वर्म है, इसे चिड़िया खाएगी, चिड़िया को ये सांप खा लेगा, सांप को ये आपका वल्चर खा लेगा या हॉक खा लेगा, ठीक है। तो बायो मैग्निफिकेशन ये है। अब आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एयर पोल्यूशन कॉज्ड बाय डीजल इंजन इज करेक्ट? इसका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, इट प्रोड्यूसेस लार्ज क्वांटिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट लोअर टेम्परेचर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एट हायर टेम्परेचर। क्लियर? तो अगेन ये थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है काफी। सो आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर इफेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म कंजम्पशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग लेस देन 0.5 ppm और नो फ्लोराइड? देखो फ्लोराइड ना आपके टूथपेस्ट में होता है। वो टूथपेस्ट में क्या होता है कि आपकी कैविटी इनेबल रहे, इंटैक्ट रहे, ठीक है। तो अगर वो नहीं होगा तो कैविटी ऑफ टूथ हो जाएगा। और अगर फ्लोराइड काफी ज्यादा हो गया तब भी ये दिक्कत हो जाएगी। आपने देखा होगा यूपी में एक सोनपुर करके जगह है, तो वहां पे यही प्रॉब्लम है कि वहां के पानी में फ्लोराइड बहुत ज्यादा है, तो उनके दांत वगैरह काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं। Fluoride in toothpaste and drinking water is like a constant repair kit that helps protect teeth against tooth decay. So, major effect of long-term consumption of drinking water containing low fluoride cavity is cavity of tooth. Clear? अब है carborundum is used as an abrasive because it, इसका आंसर सही होगा। एब्रेसिव मतलब काटने के लिए, कटिंग के लिए, उन सब चीजों के लिए। तो वो चीज की बात हो रही है। बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली हार्ड। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये है कार्बोरेंडम, हैज अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर लाइक दैट ऑफ डायमंड एंड इज ऑलमोस्ट एज हार्ड, डायमंड जितना ही हार्ड है। इट इज यूज्ड एज एब्रेसिव फॉर कटिंग, ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग, ठीक है। तो ये चीज है कार्बोरेंडम के बारे में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरियल एक्शन? अब इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन कुछ नहीं आ सकता एग्जाम में। तो इसमें देखो साफ वेजिटेबल डिकम्पोज हो सकती है, एनिमल कैरकेसेस डिकम्पोज हो जाते हैं विद पैसेज ऑफ टाइम, फ्लावर्स डिकम्पोज हो जाते हैं, प्लास्टिक मटेरियल डिपेंड करता है बायोडिग्रेडेबल है नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो मोस्टली चीजें प्लास्टिक के अंदर नॉन बायोडिग्रेडेबल में आती हैं। कम ही चीजें जो प्लास्टिक के अंदर बायोडिग्रेडेबल में है। लेकिन यहाँ पे आप कौन सा आंसर टिक करोगे? आप टिक करोगे ऑप्शन बी, प्लास्टिक मटेरियल्स इजीली डिकम्पोज या बिल्कुल भी डिकम्पोज नहीं होते बैक्टीरियल एक्शन के थ्रू। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का। बोथ द, अब इसमें क्या है कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर, ये एक डायरेक्शन है क्वेश्चन करने की कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअली ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। यानी स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 इज आल्सो ट्रू एंड मतलब स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 का। सेकंड केस क्या है कि स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ये डिफरेंस है कि वो उसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करी या फिर उसका रीजन नहीं है। स्टेट और थर्ड है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। स्टेट और फोर्थ है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो कैमिलियन चेंजेस इट्स स्किन कलर टू मैच विद द कलर ऑफ द सराउंडिंग्स। ये तो सबने सुना है कि गिरगिट अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से रंग बदल लेती है। हम बोलते हैं ना गिरगिट की तरह रंग बदलना, तो वो अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से जब उसे डेंजर लगेगा तो वो रंग बदल लेगी। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। तो ए बी सी में से कुछ ना कुछ तो होगा। द स्किन ऑफ कैमलियन emits lights of the flower of emits light of the color of the surrounding through fluorescence। ठीक है, तो ये गलत है। ये स्टेटमेंट अपने आप में ही गलत है अगर आप देखोगे। इसका रीजन यहाँ पे है, chameleon changes color by changing the space between the guanine crystals, which changes the wavelength of light reflected off the crystals, which changes the color of the skin। तो यहाँ पे इसने तो रीजन दिया कि विच द स्किन ऑफ द कैमलियन emits lights of the color of the surrounding through fluorescence। that is not the concept। वहां पे क्या है, उसके क्रिस्टल्स होते हैं उसके अंदर,
तो उसकी स्पेसिंग को वो चेंज करते हैं और उसकी वजह से रिफ्लेक्शन में चेंज आता है, उसकी वजह से उसका कलर चेंज हो जाता है। तो ये चीज है, ये रीजन। सो दिस इज द राइट रीजन। तो स्टेटमेंट 2 तो फॉल्स है, ठीक है, स्टेटमेंट 1 ट्रू है, तो ऑप्शन होगा सी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट CAPF 2016 साइंस क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन साइंस। ओके, सो ये सेशन ना आपको CDS में भी काफी ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि CDS और CAPF का जो जीके का लेवल है वो बिल्कुल सेम है। देयर इज नो फंडामेंटल एंड बिग डिफरेंस इन CAPF जीके कंटेंट, ओके, पेपर 1 में। और CDS का जो जीके का पेपर होता है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सो आप अगर ये सेशन लगाओगे तो आपकी काफी अंडरस्टैंडिंग CDS को लेकर भी होगी। सो आई रिक्वेस्ट CDS एस्पिरेंट्स टू वॉच दिस वीडियो एज वेल। और CAPF वाले तो देखेंगे ही देखेंगे, राइट? सो that is all from my side. So please like this video and appreciate our efforts, and do mention any improvements to be done from our side in the comment box. Subscribe our channel, that is the Takshila classes, and share out this video with your friends. We will be coming with more and more videos like this on daily basis. So please stay tuned. Thank you and goodbye for now.